तो आपके अपने YouTube चैनल अपेक्स क्लासेज पर। तो आज का जो ये वीडियो है, यह आज जो प्रथम पाली का परीक्षा हुआ था, वार्षिक परीक्षा 2026 गणित का क्वेश्चन के बारे में कहा जाए तो क्वेश्चन को टफ ही कह सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में 10% क्वेश्चन ही ऐसा था जो क्वेश्चन की आपको हल्का था, और 90% क्वेश्चन जो है सब भारी है। जैसे पहला क्वेश्चन ही देख लीजिए। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 45/53 तो कॉस थीटा का मान। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जाइएगा तब तो इसमें निकालिएगा इसका तीसरा भुजा, तब बनेगा। लेकिन इसको यदि आप ऐसे सोचते, यानी कि ट्रिक से सोचते तो सवाल बन सकता था। और कैसे बनता वो देखिए। साइन थीटा बराबर भी होता है बट्टा में कर्ण, है ना, सम्मुख भुजा बटा कर्ण। और कॉस में भी होता है संलग्न भुजा बटा कर्ण। तो कर्ण कितना हो गया 53। तो 53 नीचे में एक ही में था और वह था इसमें 28/53 में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 28/53। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन का बात करें तो यह क्वेश्चन इजी था। ठीक है। इसमें है कि साइन 29/cos61 का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं जब दोनों का मान पूरक होते रहता है तो इसका मान वैल्यू हो जाता है कितना, 1। तो ये क्वेश्चन जो था सो एक ईजी था। ठीक है। और पहला क्वेश्चन को भी ईजी ही माना जाए। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, अब तीसरा क्वेश्चन पर आइए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन के लिए हमको जाना पड़ेगा नीचे, क्योंकि 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो सबसे लास्ट में है। ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित विकल्प में कौन इकाई के बराबर नहीं है, मतलब किसका मान 1 के बराबर नहीं है। ठीक है। हम लोग जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। तो 1 नहीं होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो तीसरा का आंसर हो गया सी। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि हम वृक्ष की छाया की लंबाई और ऊंचाई दोनों बराबर है, दोनों बराबर होने का मतलब है कि वैल्यू कितना आ रहा है 1, और एक किसका वैल्यू होता है 10, 45 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, चौथा का बी। अब ये जे सेट है तो आपका जो सेट होगा उस सेट से आप उसको मिला लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कॉस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में लिखना है। तो कॉस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में लिखेंगे तो रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए इसका हो जाएगा ए। इसका आंसर ए हो जाएगा, और जिसने भी ए लगाया है आपका वह एक सही है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, उसका सारा क्वेश्चन ऊपर होगा। यहाँ पर सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान बराबर है तो थीटा का मान क्या होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि थीटा के लिए साइन और जो सेक कोसेक का बराबर है, यानी कि कॉस साइन का भी बराबर होता है, एक ही चीज़ के लिए होता है। किसके लिए होता है तो 45 डिग्री के लिए, 1/√2 1/√2। तो सेक थीटा का भी हो जाएगा √2 और कोसेक थीटा का मान हो जाएगा √2, इसलिए थीटा का मान क्या होगा 45 डिग्री। तो इसका आंसर होगा, छठा का आंसर आपका हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि इसको सॉल्व करना था। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपको -1/2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि √3 टेन थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपको 1/√3। ठीक है। एक मिनट, इसमें हम टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3। √3 चला जाएगा नीचे में, और 1/√3 होता है किसका तो 30 डिग्री का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है। सॉल्व करने के बाद ये क्वेश्चन बनता। यहाँ पर हमको ये पता चल गया है कि कॉट थीटा 1 + कॉट थीटा। तो 1 + कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं टेन थीटा। तो हो गया कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या है 2 है। ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे हम। जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और बराबर में प्लस 2 कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 4। तो 4 तो प्लस 2 को उधर भेजेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा 9 नंबर क्वेश्चन को, तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा कितना 2 आएगा आंसर। ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा है 1/टेन स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा क्या 2। अब 10 नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग फिर से ऊपर जाएंगे। ठीक है। ऊपर से, अब ऊपर से ही क्वेश्चन है सारा। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा का वैल्यू क्या है। ठीक है। इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के बाद 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा, वह हो जाएगा क्या डी। ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों में से वो बदल देना, या तो साइन को कॉस में या कॉस को साइन में। ठीक है। तो इसको जब बदल देंगे हम कॉस को भी साइन में, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करना है, चूँकि छोटा है इसलिए हम सॉल्व करके बता देते हैं। इसमें क्या होता है कि साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का बदला हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमको ये निकालना था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा के बदला हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा, और कॉस 4 थीटा है, इसके बदला हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। और हमको मालूम है इसका वैल्यू क्या है, 1 है, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना, बी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, 10 स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, इसमें क्या होगा कि 5 का स्क्वायर करेंगे 25, उसमें से फिर 2 घट जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कितना, 23। क्वेश्चन सब जो था एकदम आसान नहीं कहा जा सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया है। अगला क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर जब वृत्त खींचा जाए तो केंद्र क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है क्या, परिवृत्त परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 15 मीटर लंबी सीढ़ी को दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, तो सीढ़ी और दीवार वाला सवाल है। ठीक है, और हम देख रहे हैं इसे, ये सवाल है। ठीक है, सीढ़ी की लंबाई है 15 मीटर और दीवार के साथ यहाँ 60 बनाता है, तो यहाँ कितना बनाएगा, 30। दीवार के साथ 60, ये दीवार है। ठीक है, 30 बनाएगा। तो इसका जब हम करेंगे कि साइन 30 बराबर 15, यानी कि साइन 30 बराबर हो जाएगा ये ए बी बट्टा ए बी हो गया आपको बट्टा ए सी। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और ए बी बाई ए सी तो कितना हो जाएगा, तो साइन ए बी बट्टा 15, तो ये हो जाएगा आपको ए बट्टा 15, तो ए बराबर हो जाएगा 15/2। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना हीरोन के फॉर्मूला पर, तो हीरोन फार्मूला से ये सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 84। ठीक है, अब देखिए इतना बड़ा सवाल से दिया था, किसी चारों दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, तो चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, इस समबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं की प्रत्येक लंबाई इतना है तथा आधार, ये भी आपको ये सवाल ही बनेगा आपको उसी से हीरोन फार्मूला से ही बनेगा और इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 60 सेम इसका। ठीक है, इसको भी हीरोन फार्मूला से बनाना है। अब अगला सवाल है, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसकी परिमिति क्या होगी। ठीक है, तो ये 19 नंबर सवाल है, 19 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 36 cm हो जाएगा। ठीक है, और अब अगला सवाल है 19 नंबर का सवाल का आंसर हो जाएगा 36 यानी कि सी। 20 नंबर सवाल है कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई दिया है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग के विकर्ण का लंबाई दिया है, क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 100 cm, क्योंकि 10√2 है तो भुजा √2 होता है, भुजा गुने √2, √2 कैंसिल हो गया, भुजा हो गया 10, 10 का स्क्वायर, क्षेत्रफल हो जाएगा 100। अगला है कि बीच की दूरी निकालना है, इसका दूरी निकालिएगा आप तो आपका आंसर आएगा कितना, 10। दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि त्रिभुज की परिमिति क्या होगा। इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, सभी भुजाओं की लंबाई निकालना पड़ेगा, उसके बाद भुजा की लंबाई को क्या करना है, जोड़ देना है, और जब ये जोड़िएगा तो आपको आएगा 56, तीनों भुजा की लंबाई निकालने के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी हम लोग जानते हैं x√x² y² होता है, तो 3611 121 जोड़िएगा तो होगा 3721, और 3721 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो होता है कितना, 61। अगला क्वेश्चन है कि एक रेखिक है तो क्या होगा संबंध। एक रेखिक के लिए 1/2 त्रिभुज क्षेत्रफल निकालेंगे बराबर 0 करके, और जब बराबर 0 करके हम इसको निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा सो आएगा 2a बराबर b। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शीर्ष इतना से बने त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसका तीनों शीर्ष दिया हुआ है। ठीक है, और तीनों शीर्ष दिया हुआ है, त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका हो जाएगा क्या, 8 cm²। ठीक है, ये जो छात्र है जिससे हम क्वेश्चन लिए हैं, रास्ते में मिला था, इससे हम ले लिए थे क्वेश्चन। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसका कितना गलती हुआ है, इसी से समझ आइए कि कितना क्वेश्चन इस बार का टफ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर
26 नंबर क्वेश्चन का है आपको कि इसको जब सॉल्व कीजिएगा अर्धवृत्त की परिमिति, तो फार्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। 27 नंबर क्वेश्चन फार्मूला भी पूछा था, एकदम भारी भारी क्वेश्चन पर फार्मूला पूछ दिया है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन में है कि 28 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। अब देखिए यहाँ व्यास दे दिया है, ठीक है, 28 cm। 28 cm जब व्यास है तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर होता है ना, तो 2 पाई आर, तो आर हो जाएगा 14, तो 2 गुने 22/7 गुने 14, ठीक है। तो कितना हो गया 2, तो 22 चौक 88। अब बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज हो गया होगा 176 पर भी, 44 तो इसका होगा नहीं, इसका क्या होगा 88 होगा, ठीक है। अब अगला सवाल है कि 14 सेमी त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड की परिमिति दिया है, त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण। अभी तक के इतिहास में ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया था कि आपको केंद्रीय कोण निकालने वाला सवाल सब, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि त्रिज्यखंड की परिमिति दिया है, त्रिज्यखंड का परिमिति में क्या सब होता है सो देखिए। चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई तो ये हो गया आपको, ठीक है। चाप की लंबाई को हम ये कर सकते हैं कि इसको हम दर्शा देते हैं ग्रीन से, ठीक है। ये हो गया चाप की लंबाई, ठीक है। तो चाप की लंबाई इतना जो हुआ, इसका क्षेत्रफल तो होगा पाई आर थीटा बटा 180, ठीक है। अब इसमें ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों को जोड़ना है, प्लस 2r, इसका माप दिया है कितना 50। अब इस पर बैठा करके जब हम सॉल्व करेंगे और थीटा का मान निकालेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक है। इसका जो विस्तृत है कि इस पर ज़्यादा समय नहीं लेने के लिए हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा कितना 90 डिग्री, और 28 का हो जाएगा आंसर आपको डी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक तार है 28 cm त्रिज्या के रूप में है, इसको पुनः वर्गाकार तार के रूप में मोड़ा जाएगा। तो पहले 28 cm त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ा हुआ है, तो वृत्त का परिधि निकालेंगे। जब वृत्त का परिधि निकल जाएगा तब फिर हम क्या करेंगे, तो वर्ग का परिमिति निकाल के उसका प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालेंगे, ठीक है। इतना बड़ा सवाल जो है ये पूछा हुआ था, जब भुजा की लंबाई निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 28 सेमी त्रिज्या है, तो हम समझ सकते हैं कि जब ही 28 सेमी त्रिज्या है तो इसका परिमाप अभी ऊपर में हम निकाले थे कि 14 सेमी त्रिज्या था तो परिमाप आया था 88, 28 सेमी है तो परिमाप आ जाएगा 176। अब 176 का जो है यह वर्ग बन गया, उसका चौथाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, और 29 का नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा क्या सी। अब अगला क्वेश्चन है कि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो इनकी परिमिति का अनुपात है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इसमें हम क्या करेंगे, तो इसका दोनों का ये अनुपात निकालेंगे, और अनुपात निकालने के बाद दोनों का अनुपात जो आएगा उसको पाई अनुपात 2 आएगा, ठीक है। पहले भुजा का क्षेत्रफल के अनुपात से भुजा का अनुपात निकालेंगे, जब भुजा का अनुपात निकल जाएगा तब उसकी परिमिति का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ मूल का प्रकृति बताना था, तो मूल का प्रकृति जो है सो इसका डी का मान निकालना है। पहले डी का मान जो है इसका आएगा क्या 49 आएगा, ठीक है। और जब 49 आएगा डी का मान तो प्लस में आएगा तो वास्तविक और असमान होगा इसका आंसर, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन में विवेचक का मान ज्ञात करना है, लेकिन देखिए गौर कीजिए ABC उल्टा कर दिया है, जहाँ ए होना चाहिए वहाँ बी दे दिया, जहाँ बी होना चाहिए वहाँ ए दे दिया है। तो यहाँ पर होता क्या A² - 4BC, इसका आंसर हो जाता 32 का ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी में है तो x + y का मान ज्ञात करना है। तो हम घटाएंगे x - 3 = 15 - y, y को इधर ले आइए तो x + y बराबर हो जाएगा 15 + 3 18, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा सो हो जाएगा बी, आंसर बी जाएगा, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन में सर्वांतर निकालना था, आसान क्वेश्चन जिसको कहते हैं वो इसमें ये क्वेश्चन दिख रहा है, जो कि सर्वांतर निकालना आसान था, ठीक है। इसमें अगला है कि 13वां पद क्या होगा, 13वां पद इसमें ज्ञात करना है। तो 13वां पद ज्ञात करने के लिए हम लोग एन के फॉर्मूला बैठाएंगे, और इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि 43 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, A+4 12B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। अगला क्वेश्चन है कि 11 12 13 14 है प्लस 45 है, इसका निकालना है क्या जोग निकालना है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 980। अगला क्वेश्चन में अगला पद क्या होगा, अगला पद जैसे कि √7 है, 28 है तो हो जाएगा 2√7, 3√7, अगला होना चाहिए क्या 4√7,
4 और 7 मतलब 4 चौका 16 7 112, रूट अंडर 112 हो जाएगा आंसर इसका। अगला में कितने पदों का योगफल 406 होगा, तो ये कितने पदों का योगफल 406 है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। 14 पदों का योगफल जो है इसमें 406 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समांतर स्थिति में अन्य पदों का योगफल दिया है तो n पद ज्ञात करना। देखिए इसमें अन्य पदों का योग दे दिया है, उसके बाद हम पद ज्ञात करेंगे। जब पद ज्ञात करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा 40 नंबर क्वेश्चन का यह हो जाएगा आपको, यानी कि B6 - 2n। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि यदि दो वृत्त की परिधि का अनुपात दिया हुआ तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो परिधि का अनुपात 3:4 है, तो परिधि का अनुपात उसके त्रिज्या के अनुपात के बराबर ही होता है। तो त्रिज्या का फिर स्क्वायर करेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो 9 अनुपात हो जाएगा 16, आंसर हो जाएगा ये। 42 नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का माप दिया है और त्रिज्या दिया है चाप की लंबाई। वही जो सवाल था पाया थीटा बटा 180 वो बनाएंगे चाप की लंबाई में। जब त्रिज्यखंड का परिमाप कहेगा तब उसमें चाप की लंबाई प्लस 2 गुनी त्रिज्या, और जब कहेगा क्या कि चाप की लंबाई सीधे, तो पाया थीटा बटा 180 डिग्री, और इसका जब सॉल्व कीजिएगा तो 42 का आपको आंसर आ जाएगा 22। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 सेमी किनारे वाले घन को घनाभ बनाने हेतु अंत तक जोड़ा गया है। तो इसमें क्या किया है आप लोग, इससे पहले देखते थे 2 घन, यहाँ पर 3 घन जोड़ दिया है। तो 6 6 6, तीनों 6 को जोड़ेंगे तो भुजा हो जाएगा 18, एक भुजा 18 हो गया, एगो 6 और 6, यानी कि 36 गुने 18 करेंगे गुना, तो 36 गुने 18 करेंगे गुना, तो हो जाएगा आपको, इसका जब गुना कीजिएगा 43 नंबर क्वेश्चन का, तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा 648 होगा। ठीक है, 36 गुने 18 करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो आयतन का अनुपात क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात से हम क्या करेंगे, भुजा का निकालेंगे 4:3। अब जब हम इसका निकालेंगे क्या, आयतन, तो क्यूब करना है, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, इसका आयतन ज्ञात करेंगे। पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, 6l स्क्वायर बैठाना है, फिर जब 6l स्क्वायर निकल जाएगा तब उसका एल क्यूब निकालेंगे। तो जब 6l स्क्वायर करेंगे ना तो आपका आएगा 12, तो एल क्यूब हो जाएगा 12 का क्यूब, 12 का क्यूब होता है 1728। 46 नंबर क्वेश्चन है कि यदि घनाभ के 3 आसन फलकों का लंबाई आसन फलकों का क्षेत्रफल दिया है। ये क्वेश्चन जो है सीधे पूछा गया है आपको 9th क्लास से। ठीक है, 9th क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब ऐसा कर दिया स्थिति कि विद्यार्थी बिना 9th पढ़े यदि 10th में जाता है तो उसको दिक्कत होगा भविष्य में। ठीक है, अब एक बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयतन निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, तो ऊंचाई में बैठा के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल बैठा के ऊंचाई बैठा करके आर निकालेंगे, और जब आर निकल जाएगा तो इसका क्या ज्ञात करना है, आयतन। और जब आप ऐसा कीजिएगा तो 47 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 396। ठीक है, जैसे कि 2πRh बराबर कितना है 264। ठीक है, तो 2 गुने 22/7, आर नहीं मालूम है, एच मालूम है कितना 14 बराबर 2 6 4। ठीक है, 7 से उड़ा दो 2 बार में। ठीक है, 22 से उड़ जाएगा ये कितना बार में, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 12 बार में। आई 4 से क्या बार में, 3 बार में। तो आर का मान कितना आ गया 3, आर का मान 3, आर एच का मान 14, निकाल के आयतन निकालोगे तो आएगा कितना 396। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय परिवृत्ति के किस मापन के लिए गणना के लिए संचय बारंबारता। तो आप लोग पता है कि जब माध्यिका निकालते हैं तब हमको संचय बारंबारता की आवश्यकता होती है। माध्य के लिए संचय बारंबारता नहीं चाहिए, माध्य के लिए बहुलक के लिए संचय बारंबारता नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। 10 अभाज्य संख्याओं की मतलब कि 10 अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे, उसका माध्यिका निकालना है। तो 10 अभाज्य संख्या क्या सब होगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 मिनट, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 लिख दिए। 1 2 3 4 5, 4 इधर चला जाएगा, 1 2 3 4 इधर चला जाएगा, बच्चा क्या 13 11, 13 11 का आधा क्या होगा 12। इसका आंसर जो होगा सो हो जाएगा आपको 12। ठीक है, 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य 12। अब अगला क्वेश्चन है कि सममिति बारंबारता में क्या होता है। तो माध्य बराबर माध्य के बराबर बहुलक होता है। ठीक है, सममिति बारंबारता में तीनों बराबर होता है। जैसे कि आप देखिए कि 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका जो माध्य होगा वही 3 होगा, माध्य भी 3 होगा। तो यह सममित बारंबारता है जिसमें कि सबका बारंबारता सेम है,
तो उसी स्थिति में सब क्या होता है, सेम होता है। करें यदि चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 10 और तथा इतना है तो इसका ये क्या करना है, प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालना है। तो 10 है और ये है तो 5 और 12 हो जाएगा, और इसका जब निकालेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 13 cm। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 13 cm। 52 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये बिंदु है बाह्य, यहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है तो एक खींच सकते हैं यहाँ, एक खींच सकते हैं यहाँ। ठीक है, दो ही स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से खींची जा सकती है। ठीक है, यहाँ क्या होगा, बाह्य बिंदु से 2। ठीक है, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं तो अनंत, लेकिन बाह्य बिंदु से कितना, तो 2। ठीक है, और किसी वृत्त के एक बिंदु पर कितना, तो 1। अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की त्रिज्या बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई लंबाई दिया गया है, तो इसमें दूरी निकालना है। ठीक है, और जो दूरी हो जाएगा वह हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 54 कि वृत्त की जीवा की लंबाई दिया हुआ है और त्रिज्या की लंबाई दिया गया है। जीवा 16 और त्रिज्या 7। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसे बनाना था। ठीक है, हल्का हल्का हम बता देते हैं आप लोगों की जिज्ञासा के लिए। ऐसे था, तो यदि 16 है तो इधर हो जाएगा 8, और ये है आपको त्रिज्या है 17। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 289 माइनस 64, इसका आंसर जो हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 15 cm। अगला क्वेश्चन है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का युग्म का योगफल कितना समकोण होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का युग्म 180 होता है, मतलब 2 समकोण के बराबर होगा। इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला है कि कौन किसी वृत्त के समांतर नहीं हो सकता है। देखिए 2 जीवाएं हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी समांतर हो सकती है। एक जीवा और एक स्पर्श रेखा समांतर हो सकती है, लेकिन 2 व्यास कभी समांतर नहीं होगा, क्योंकि व्यास जो है सो वृत्त के बीच में होगा ना, ऐसे है। अब दूसरा व्यास यदि खींचेंगे ऐसे, ये कभी समांतर 2 व्यास नहीं होगा। व्यास समांतर होगा, ये नहीं कट, समांतर होने का मतलब एक दूसरे को काटेगा नहीं, एक दूसरे को नहीं काटेगा तो वह व्यास हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त के 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण दिया हुआ है तो अंतिम छोर पर कितना होगा। तो ये जो है इसमें 50 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो क्या बनाएगा। तो वह क्या बनाता है, तो आयत बनाता है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जब बराबर हो जाएगा और समकोण पर समद्विभाजित करेगा तो वो आयत बनाएगा। समांतर चतुर्भुज और आयत में ही अंतर होता है कि दोनों का विकर्ण जो है सो आयत का विकर्ण एक दूसरे को समकोण समद्विभाजित करता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समकोण समद्विभाजित नहीं करता है। ठीक है, समचतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध होता है, तो वे समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा 59 का। 60 नंबर क्वेश्चन में है कि एओबी का तथा परिधि पर वृत्त का केंद्र का चाप क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र का कोण जो होता है परिधि के कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। केंद्र का कोण परिधि के कोण का क्या होता है, दुगुना। तो यहाँ पर सी यहाँ है, ए यहाँ है और बी यहाँ है। ठीक है, और यहाँ क्या है, ओ है। तो केंद्र का कोण है ए ओ बी, तो परिधि का कोण कह रहा है क्या होगा, तो इसका आधा होगा। तो ए सी बी जो है सो ए ओ बी का क्या होगा, आधा होगा। 60 का आंसर हो जाएगा सी। 61 नंबर क्वेश्चन है कि शून्यकों का योगफल, ये कुछ क्वेश्चन इजी था। शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। तो b है -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 7/6। अगला क्वेश्चन है कि शून्यकों का गुणनफल, ये सब क्वेश्चन इजी था। शून्यकों का गुणनफल होता है c/a हो गया 1/2, आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है कि शून्यक 2 दिया हुआ है, इसका बहुपद क्या होगा। 2 शून्यक है, एक है -3, एक है 2। तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। ठीक है, और तब इसका वैल्यू निकलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा जब हम निकालते हैं तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा -1 आएगा। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -6। अब -1 और -6 जब आ गया, अब इसको क्या करना है, फार्मूला बैठाना है। तो इसका फार्मूला होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा -1 आया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा सो x² प्लस x -6 होगा। ठीक है, वैसे भी इसको सॉल्व भी करके हम निकाल सकते थे। ठीक है, सॉल्व करने में टाइम लगता है ना, तो इसको सॉल्व भी करते तो आपका ये आंसर आता। अगला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण U का आलेखीय निरूपण है। हम लोग देखेंगे कैसा ग्राफ है। तो ऊपर में 1 हो गया 1/3, अब बराबर नहीं है 1/4। तो हम जानते हैं कि यदि a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो ग्राफ जो होता है सो क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है, केवल एक हल होता है। ठीक है, समीकरण में क्या है, तीनों बराबर हो गया, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब तीनों बराबर हो जाता है ऐसी स्थिति में इसका हल जो होता है सो अनेक हल होता है। ठीक है, तीनों यदि बराबर हो जाए तो अनेक हल होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि रेखिक समीकरण युग के आलेखीय निरूपण यदि समांतर रेखाएं हो तो, ये सब 2018 का क्वेश्चन सब रिपीट किया था पीछे वाला। अब समांतर है तो कोई हल नहीं मतलब a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन बराबर नहीं c1/c2। 67 नंबर क्वेश्चन में है दो संख्याओं का योगफल और अंतर दिया हुआ है तो इनका गुणनफल निकालना है। इसको जब हम x + y बराबर 14, ठीक है, और x - y बराबर 4 ऐसे करके जब सॉल्व कीजिएगा ना, तो एक आएगा 9x का मान, y का मान आएगा 5, दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 45। इसका आंसर हो जाएगा कितना, a। अगला क्वेश्चन है कि यदि शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है, धारा की चाल दिया हुआ है, तो प्रतिकूल में क्या होगा। प्रतिकूल में क्या होता है, तो जो शांत जल का है उसमें से चाल घट जाएगा, 8 में से 3 गया तो कितना बचा, 5। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ax² द्विघात समीकरण होगा जहां a का मान क्या नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण का मतलब है कि पावर 2 होना चाहिए। पावर 2 वाला यदि नहीं रहेगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसीलिए ये 0 हो जाएगा चलेगा, c 0 हो जाएगा चलेगा, लेकिन ax² जो है यह 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि a हमारा कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसलिए आंसर हो जाता है 69 का a। आइए 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विवेचक निकालना था, क्वेश्चन ईजी था, b² - 4ac। ठीक है, हालांकि उतना भी इजी नहीं था लेकिन इजी था। b² क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac 4 गुने 5 गुने -2। इसको जब गुना करोगे तो 4 × 5 = 20 गुना 40 36 हो जाएगा 76। तो आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर जो है सो बी हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन, बारंबारता का वितरण का माध्य माध्यक बहुलक दिया है, तो इसको फॉर्मूला बैठाना था। ठीक है, फॉर्मूला जो होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक घटे 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यक घटे 2 माध्य पर बैठाना था। ठीक है, और 3 माध्यक -2 माध्य, इस फॉर्मूला बैठा करके इसको सॉल्व करना था। और इसको जब सॉल्व करते आप, इसका आंसर जो आता 71 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाता है आपको 24। ठीक है, सी। ठीक है, इस फॉर्मूला बैठाने के बाद उसका क्या है कि 24 संख्याओं का औसत ये है, इनमें कितनी अधिकतम संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती है। ऐसा क्वेश्चन का ट्रिक होता है कि 24 है तो 23 संख्या शून्य से बड़ा हो सकता है। ठीक है, यदि 25 है तो 24 संख्या शून्य से बड़ा हो सकता है। मतलब कि एक ही संख्या काफ़ी है सबको जीरो करने के लिए। कहेगा कि तुम ऊपर वाला जाओ, जितना होना है हो जाओ, हम अकेले आएंगे और तुमको जीरो कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ऊपर वाले सभी संख्या का जोड़ यदि 23 होता और 1 - 23 ले लेते तो ये क्या हो जाता, जीरो कर देता। ठीक है, इसीलिए ऐसी स्थिति में एक ही संख्या काफ़ी है जो कि उससे ये हो सकता है। तो शून्य से बड़ी कितनी संख्या है इसमें दे सकते हैं, 23 दे सकते हैं। ठीक है, एक संख्या को छोड़ दो, बस उस संख्या को छोड़ दो, उसके बाद जितना को देना है बड़ा, तुम जितना करना है कर दो। जोड़ के तुम्हारा +500 आएगा, लेकिन 1 - 500 सबको क्या कर देगा, जीरो। तो यहाँ पर क्या है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता, जो घटना निश्चित होता है उसका प्रायिकता होता है 1। अब अनिश्चित का भी पूछ ही दिया है, शायद यह नहीं पूछा है, तो अनिश्चित का होता है 0, बता देते हैं हम लोगों को। अब क्या है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है, भाज्य आने की प्रायिकता। तो एक पासा में क्या सब आएगा, 1 2 3 4 5 6। इसमें कह रहा है अभाज्य क्या क्या होगा, तो 2 3 5, तो 3 गो ऊपर में हो गया और कुल 6 हो गया, तो 3/2 6, तो 1/2 आएगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए, 74 का ए। यानी प्रायिकता से भी क्वेश्चन पूछा था, वो इतना इजी नहीं पूछा था इसमें, लेकिन आदमी विद्यार्थी देख करके दे सकता था आंसर कि किस इनमें से कौन सा विकल्प घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो 1.2 हम जानते हैं कि प्रायिकता का मान 1 से छोटा होगा या 1 से छोटा होगा, नहीं हो सकता है, और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, 1.2 1 से बड़ा है, नहीं होगा। ये सब वैल्यू जो है 20%, किसी को लगा होगा कि 20% ज़्यादा है, लेकिन 20/100 जब करेंगे तो ये भी 1 से छोटा हो जाएगा। ठीक ना, तो इसीलिए इसका आंसर 1.2 होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि प्रायिकता को दर्शाता है। प्रायिकता क्या होता है, तो प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, सी। 77 नंबर क्वेश्चन है कि असंभव घटना की प्रायिकता। देखो ये ठीक किया था कि निश्चित घटना ही पूछा था और असंभव घटना ही पूछा था। तो जो असंभव घटना होता है उसका प्रायिकता होता है 0। 78, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। अब देखिए, पासे को उछालना है, वहाँ पर अभाज्य कह दिया, यहाँ पर विषम कह दिया। ठीक है, तो विषम संख्या कौन कौन है, 1 3 5, 3 है तो 3/6 काटेंगे, 1/2 आएगा, आंसर हो जाएगा सी। 78 का भी सी होगा। उसके बाद 1 से 30 तक की संख्याओं को चुना जाता है, तो चुनी हुई अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है। तो इसमें 1 से 30 तक में 11 का अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, 1 से 30 तक में आपको 1 से 30 तक में 10 ही अभाज्य संख्या होगा। एक बार फिर से कर लेते हैं, देखिए 2 3 3 के बाद 5 7 11 13 15 17 19 23
गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 23 में ही 10 पूर रहा है। यानी कि वो जो सवाल हम पीछे बताए हैं उस सवाल में हम जाएंगे, उस सवाल में कहीं हम मिस्टेक किए हुए कुछ छोड़े होंगे। 2 3 5 7 11 13 सॉरी 15 तो होगा नहीं ना, देखिए 15 तो नहीं होगा ना, 15 नहीं होगा। जब ये 15 को छाटे तो मेरा 29 आ गया, ठीक है। तो 29 तक में आपको 11 संख्या पूर रहा है, ठीक है। तो इसमें 29, 1 मिनट, 29 हो गया, ठीक ना। देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, तो गिनिए संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं टोटल हो रही है। और टोटल संख्या कितना है, 30 है। तो 10/30 मतलब क्या होगा इसका आंसर, 1/3 होगा, ठीक है। 1 से लेकर के 30 तक में जो अभाज्य संख्या 10 है, तो 10/30 तो 1/3 होगा। देखिए 11 यदि मिस्टेक हो जाता तो 11/30 भी दिया था ऑप्शन में, लेकिन इसका आंसर जो होगा क्या होगा, 1/3 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी खेल में जीतने की प्रायिकता दिया है तो हारने की प्रायिकता क्या होगा। जीतने की प्रायिकता दिया है, हारने की प्रायिकता क्या होगा। तो जीतने की प्रायिकता होगी आपको 1 में से घटा दो, हारने की प्रायिकता निकल जाएगा। तो 1 में से जब 0.4 घटाएंगे तो आएगा 0.6। यहाँ पर 0.96 बहुत सारा विद्यार्थी लगा चुके होंगे, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो जो भी समबाहु होता है ना, सब समरूप होता है। समबाहु, वर्ग, आयत, इससे समरूप होता है। ये समान भुजा वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजा क्या हो, समानुपाती हो, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो भुजाओं का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो इसी का वर्गमूल कर दीजिए, 2:3, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें दिया था आपको कि AD/D भी दिया था और FD/CA निकालना था, मतलब दो भुजाओं का अनुपात दिया था। थोड़ा इसमें घुमा दिया है क्वेश्चन, देखिए ये इजी पूछने के लिए एकदम तैयार ही नहीं है। ABCDEF, इधर AB/D दे दिया है, इधर दे दिया है क्या, FD/CA। तो आपको ये था आपको 3 और D था 5, ठीक है। तो 5 हो गया, D 5 हो गया, तो इसमें जो होता है इसको घुमाना पड़ता है, तो 5:3 हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाता है, 5:3, क्योंकि CA/FD करना था ना, CA/FD हो जाता तो 5/3, ठीक है। सवाल जो पूछा एकदम इस बार बहुत ही एक क्वेश्चन पूछा था इस बार, है ना। अब क्या है कि दो त्रिभुज समरूप है, परिमिति दिया है और एक भुजा दिया है, दूसरी भुजा क्या होगा। तो परिमाप का अनुपात और भुजा का अनुपात सेम होता है। जब परिमाप का भुजा और परिमाप का अनुपात और भुजा का अनुपात को करेंगे तो परिमाप का अनुपात हो गया आपको 32/24 बराबर, चूँकि AB का पहले लिया है तो इधर AB ले लेंगे 10/PQ, ठीक ना। तो हमको निकालना है क्या, PQ। 24 × 10/32, 24 × 10/32, ठीक है। तो 8 × 4 = 32, 8 × 3 = 24, 30/4 15/2, ठीक है। इसका आंसर C हो गया 85 का। 86 नंबर क्वेश्चन, 2A भुजा वाले समबाहुभुज की ऊंचाई की लंबाई निकालना है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई, देखिए 2A भुजा है, भुजा जब 2A है तो ये हो जाएगा आपको, यहाँ देखिए लाइन खींचेंगे, टोटल 2A है तो ये भी A, ये 2A, लंबाई निकालेंगे। लंबाई निकालने के लिए क्या हो जाएगा, √2A का स्क्वायर, तो 4A² - A², ठीक है। ये कितना निकल जाएगा, √3A², मतलब √3A होगा, है ना। √3A² हुआ तो स्क्वायर ये निकल सकता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको D, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, D। चलिए अब 87 में बढ़ते हैं। 87 में कह रहा है कौन सा विकल्प पाइथागोरीय त्रिक नहीं है, ठीक है। इसको भी बनाने के लिए आपको गुना इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं थी, बस इसमें हमको क्या करना था, ये देखना था इकाई अंक से हम लोग बना सकते हैं। पाइथागोरस त्रिक का मतलब होता है कि 1 का वर्ग हम 2 के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे 9 है तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81, लास्ट में क्या आया 1। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, लास्ट में 9। 1 का स्क्वायर 1 तो 10, इधर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यही D जो है सो पाइथागोरीय त्रिक नहीं होगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि 6 सेमी ऊंचाई वाले बहुभुज का समबाहुभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा कि ऊंचाई देल था तो इसको √3/2 भुजा होता है, √3/2 गुने भुजा होता है, ठीक है। तो √3/2 गुने भुजा होता है, इस पर हम क्या करेंगे, √3/2 गुने भुजा पर हम इसको भुजा निकाल लेंगे, ठीक है। भुजा आ जाएगा 12, जब भुजा 12 आ जाएगा तब इसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो फिर समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल को ऊपर बैठा देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो है सो हो जाएगा 36√3, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन देखिए 89। 89 नंबर है कि किसी त्रिभुज किसी कोण का समद्विभाजक अपने आप भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज कैसा होगा। ये ऐसा 9th में बहुत बार आप लोग सिद्ध किए होंगे जो 9th को पढ़े होंगे ठीक से। तो ABC ठीक है, किसी त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक, इस कोण को समद्विभाजक इसको बांटता है, इसको भी दो भाग बांटता है, तो ये हो जाएगा आपको समद्विबाहु त्रिभुज। ये भुजा ये भी और AC क्या हो जाएगा इसमें बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है 89 का हो जाएगा C। अब 90 नंबर क्वेश्चन है कि चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली आकृति क्या कहलाती है। ठीक है, तो चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला रहा आकृति, ठीक है, वो क्या बनाएगा। जैसे ये है, इसको मिला दिया है ना, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिया, ठीक है, तो यह जो बनेगा इस आकृति को कहते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ये आपको इजी क्वेश्चन पूछ दिया था, लेकिन इसमें भी होता है कि आर का मान क्या होता है हमेशा 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा, मतलब शेषफल जो होता है सो भाजक से छोटा होता है या और हमेशा और 0 से बड़ा या बराबर भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है 0 से बराबर भी हो सकता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, इसका मौसम निकालना था, डायरेक्ट किताब का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 51 मौसम निकालने वाला क्वेश्चन। ये अभाज्य गुणनखंड डायरेक्ट किताब से NCERT का क्वेश्चन है, 17 गुने 19 गुने 23 होगा इसका आंसर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम ही पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का दिया है, संख्या का मौसौ लौसौ दिया है, तो दो संख्याओं गुणनफल बराबर मौसौ गुने लौसौ, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, तो 94 नंबर आंसर हो जाएगा C। 95 नंबर में कह रहा है कौन सी परमेय संख्या है। परमेय संख्या के बारे में कह रहा है, तो परमेय संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर रहता है, लेकिन रूट से बाहर वह वर्गमूल उसका पूर्ण वर्ग हो सकता है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या जब रूट के अंदर में रहे तो वह होता है अपरमेय संख्या। जैसे 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, तो ये सब पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी रूट के अंदर रहे तो वह परमेय हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यह किस प्रकार का संख्या होता है जिसका व्यापक रूप P/Q, तो ये भी 9th में हम लोग पढ़े होंगे, जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो परमेय संख्या होता है। क्या होता है, परमेय संख्या होता है। ठीक ना, ये चीज़ हम लोग 9th में पढ़े थे। अगला क्वेश्चन है 97, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार ना तो शांत है ना आवृत्ति है, मतलब अशांत और अनावृत्ति है, तो उसको कहा जाता है क्या, अपरमेय संख्या। ठीक है, अपरमेय संख्या। ठीक, 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन में इसको सॉल्व करना था, होल स्क्वायर निकालना था। ठीक है, तो ए स्क्वायर मैंने a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर पर निकालना था, जिसका आंसर जो होता है 29 - 12√5। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन में इसका गुणनखंड निकाल देना था। इसका गुणनखंड जो होगा x-1 x-3 गुणनखंड निकालने के बाद इसका आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था, इसका शून्य ज्ञात करना था। शून्य जब ज्ञात करोगे तो ये होगा इसका -2 -5। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस सारे क्वेश्चन को अपने से मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छा से, और इसमें जो भी अब हुआ है आप आगे पर ध्यान देना है। मान लीजिए कि अभी हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आपको टफ लगा हो, लेकिन क्या कीजिएगा आप लोगों का जो नंबर आएगा वो बहुत ही ऐतिहासिक होगा। जो भी नंबर आप लेके आएंगे, जिस प्रकार से 2018 के छात्र जो लाए थे नंबर, उनके बारे में अभी भी कहा जाता है कि वो बहुत टफ क्वेश्चन था उस साल का। ठीक है, और आगे की तैयारी आप लोग बेहतर ढंग से कीजिएगा, और इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्त के पास भी भेजिएगा ताकि वो भी अपना नंबर सही से चेक कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।